Good morning, students. Myself Aditya Solanki. I am your assistant teacher. Welcome to Veena Pani online classes. In today's video, we are going to start your chapter 2nd of history, the establishment of company rule. आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कंपनी ने यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात यहाँ पे हो रही है, या यूरोपियन कंट्रीज़ कैसे यहाँ पे आई, ट्रेडर्स यहाँ पे आए यूरोपियंस, और उन्होंने अपना ट्रेड स्टार्ट किया, अपनी कंपनी इस्टेब्लिश की, अलग अलग जगह पर अपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की, और उसके बाद उसमें से कैसे एक यानी कई सारी एक तो कंट्री आई नहीं थी, कई सारे लोग आए थे अलग अलग कंट्री से, यानी कि पुर्तगीज़ आए थे, फिर फ्रेंच आए, डच, इंग्लिश, तो ये 4 लोग आए थे। और कैसे उसके बाद इंग्लिश ने यानी कि ब्रिटिशर्स ने रूल इस्टेब्लिश किया अपना इंडिया के ऊपर, ये सारी जो चीज़ें हुई, और इनके बीच में कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हुए, कौन कौन सी वॉर हुई, चाहे वो इंडियन रूलर हो, चाहे वो आपस में ही यूरोपियन ट्रेडर्स ही क्यों ना लड़े हों, उन सभी को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है आपका। In previous class, we briefly read about the Portuguese navigator Vasco da Gama, who discovered the sea route between India and Europe in 1498. The Portuguese were followed by the Dutch, French, and English merchants who came to India to trade, especially in spices and textile. In this book, we shall understand the process of how one of these group of European traders finally became the ruler of India. यानी कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पुर्तगीज़ नेविगेटर वास्को दा गामा के बारे में अच्छे से पढ़ा था कि कैसे उन्होंने सी रूट को डिस्कवर किया, इंडिया और यूरोप के बीच का जो सी रूट था उसको डिस्कवर किया 1498 में। द पुर्तगीज़ वर फॉलोड बाय द डच, यानी कि पुर्तगीज़ के बाद कौन आए, डच आए, फिर फ्रेंच आए, लास्ट में आपके आए इंग्लिश मर्चेंट। कौन आए, इंग्लिश मर्चेंट, मर्चेंट यानी कि व्यापारी, हु केम टू इंडिया टू ट्रेड स्पेशली इन स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल, यानी कि जो कि भारत आए स्पेशली खास तौर पर ट्रेड करने के लिए, किस चीज़ में, स्पाइसेस में, मसालों का व्यापार करने के लिए, और टेक्सटाइल्स का व्यापार करने के लिए। इन दिस बुक वी शैल अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ हाउ वन ऑफ दिस ग्रुप ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स फाइनली बिकेम द रूलर ऑफ इंडिया। इस बुक में हम लोग ये समझेंगे कि कैसे इनमें से एक ग्रुप लास्ट में इंडिया में रूल करने लगा, या इंडिया का रूलर बन गया, इंडिया में शासन करने लगा। फिर आपकी नेक्स्ट हेडिंग है मर्केंटिलिज्म। ये एक पॉलिसी थी, पहले इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि मर्केंटिलिज्म था क्या। ये एक पॉलिसी थी जो कि स्टार्ट हुई 17th और 18th सेंचुरी के बीच में, जिसमें यूरोपियन जो कंट्रीज़ थी उनके जो रूलर थे वो अपनी कंट्रीज़ को बचाने लगे, और इसमें जो ट्रेड था उसमें, क्योंकि उस टाइम तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था और वहाँ पे औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, तो उनके पास मशीन्स काफ़ी थी, बट उनके पास कमी किस चीज़ की थी, रॉ मटेरियल की और मार्केट की। यानी कि रॉ मटेरियल जहाँ कोई ऐसी जगह जहाँ से वो बहुत ही सस्ते दाम में रॉ मटेरियल्स परचेज कर सकें, और मार्केट की, क्योंकि अगर वो उन चीज़ों से फिनिश गुड बनाएंगे, यानी कि अगर आप कहीं से सामान लेके आ रहे हो और उससे कोई और प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, तो उसको बेचने के लिए आपको मार्केट की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए उनको कॉलोनी ढूंढनी थी, अलग अलग कॉलोनीज़ ढूंढनी थी, तो वो सर्च करने लगे अलग अलग कॉलोनीज़। तो इसी पॉलिसी को क्या कहते हैं, मर्केंटिलिज्म कहते हैं। चलिए इसको बारे में अभी हम लोग को डिटेल पढ़ते हैं। इन द 17th and the 18th century, the European rulers started protecting their country ट्रेड फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। फॉरेन कंपटीशन यानी कि आपस में जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनके बीच में कंपटीशन था, टू इंक्रीज ट्रेड प्रॉफिट। दिस पॉलिसी इज नोन एज मर्केंटिलिज्म। These rulers sought for colonies where raw material could be bought cheap and finished products could be sold at high price। यानी कि वो ऐसी कॉलोनी ढूंढने लगे जहाँ से वो सस्ते दाम में रॉ मटेरियल परचेज कर सकें और फिनिश्ड प्रोडक्ट को बेच सकें हाई प्राइस पे। दिस क्वेस्ट फॉर ट्रेड सेंटर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लेड टू इंटेंस राइवलरीज एंड वॉर ऑन द लैंड एंड सी। और जो ये पॉलिसी थी वो कई कंट्रीज़ के बीच में स्टार्ट हुई, ठीक है। तो इस पॉलिसी की वजह से कई कंट्रीज़ के बीच में राइवलरीज हुई, प्रतिस्पर्धा हुई, और
कई के बीच में वॉर भी हुई, युद्ध भी हुए। वो लैंड्स में भी, लैंड जो युद्ध थे वो लैंड्स में भी थे, हुए थे और सी में भी हुए थे, यानी कि नेवल बैटल भी हुआ था। फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग के ऊपर, यानी कि जो कि है आपकी कमिंग ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे कैसे आई। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी बनी कब। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी EEIC वॉज अ प्राइवेट कंपनी, यानी कि एक प्राइवेट कंपनी थी, रन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा रन की जा रही थी, यानी कोई इसका एक मालिक नहीं था, कुछ लोगों ने मिल के ये कंपनी बनाई थी। ऑन 31 December 1600 द कंपनी वॉज ग्रांटेड द राइट टू ट्रेड एक्सक्लूसिवली इन द East through a charter issued by the Queen Elizabeth I. This charter only granted monopoly of trade but did not carry any directive of conquest of colonialism. 13 December 1600 में कंपनी को राइट मिला, अधिकार मिला ट्रेड करने के लिए, ख़ास तौर पे ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेड करने के लिए, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि ईस्ट की तरफ जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे वो व्यापार कर सकती थी वहाँ जाके, थ्रू अ चार्टर इशूड बाई ये, और ये चार्टर यानी कि ये जो इनको राइट था वो किसने दिया, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने। दिस चार्टर ओनली ग्रांटेड मोनोपोली ऑफ ट्रेड, यानी कि इस चार्टर के सहायता से इनको केवल मोनोपोली मिली थी ट्रेड पे, यानी कि वो व्यापार में ही उनको एकाधिकार प्राप्त हुआ था, किसी भी कॉलोनी को हड़पने का या वहाँ पे रूल करने का अधिकार नहीं प्राप्त हुआ था। फिर सेकेंड पैराग्राफ है, कैप्टन हॉकिंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी अराइव्ड एट द रॉयल कोर्ट ऑफ जहांगीर, यानी कैप्टन हॉकिंस जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के थे वो जहांगीर के राज दरबार पे आए, यानी कि रॉयल कोर्ट में आए। कब आए थे, 1609 में, टू सीक परमिशन टू सेट अप एन इंग्लिश ट्रेडिंग सेंटर एट सूरत, परमिशन मांगने के लिए, और परमिशन किस चीज़ की थी, सूरत में अपना ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश करने के लिए परमिशन मांगने आए। जहांगीर डिड नॉट ग्रांट परमिशन टू हॉकिंस एज द पुर्तगीज वर पुटिंग प्रेशर ऑन हिम नॉट टू ग्रांट परमिशन। अब प्रॉब्लम ये थी, जो इंग्लिश आए यानी कि जो ब्रिटिशर्स आए वो सबसे लास्ट में आए, इससे पहले सारे लोग आ चुके थे। सबसे पहले आए थे पुर्तगीज़, तो पुर्तगीज़ यहाँ पे ऑलरेडी सेटल थे, यानी कि वो यहाँ पे अपनी मार्केट बना चुके थे। जब जहांगीर से परमिशन मांगने आए थे हॉकिंस, तो पुर्तगीज़ ने मना कर दिया था, किसको, जहांगीर को, कि आप परमिशन मत दीजिए, क्योंकि अगर वो परमिशन दे देते तो पुर्तगीज़ का एक कॉम्पिटिटर खड़ा हो जाता और उनको लॉस होता, इस वजह से उन्होंने मना कर दिया। बट इन 1612 यानी कि 1612 में जहांगीर ने एक फरमान इशू किया, जहांगीर इशूड एंड फरमान, परमिशन लेटर। फरमान एक उर्दू वर्ड है, इसका मतलब इंग्लिश में है परमिशन लेटर, टू द इंग्लिश, एंड दे एस्टेब्लिश अ ट्रेडिंग फैक्ट्री एट सूरत इन 1613। 1612 में उन्होंने एक फरमान लागू किया, जिससे कि उनको ये राइट मिल गया, ये अधिकार मिल गया, क्या करने का, वहाँ पे फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने का। सूरत में 1613 में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। फिर हम लोग बात करते हैं आगे। सर थॉमस रॉय केम टू इंडिया एज एन एम्बेसडर ऑफ जेम्स फर्स्ट द किंग ऑफ इंग्लैंड टू द मुगल कोर्ट इन 1615। सर थॉमस रॉय जो कि एम्बेसडर थे, एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत, किसके, जेम्स फर्स्ट के। जेम्स फर्स्ट कौन थे, किंग ऑफ इंग्लैंड, यानी कि उस टाइम पे इंग्लैंड के जो राजा थे जेम्स फर्स्ट, उनके राजदूत थे। टू द मुगल कोर्ट इन 1615, मुगल कोर्ट में आए 1615 में। ही ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम जहांगीर टू एस्टेब्लिश इंग्लिश ट्रेडिंग सेंटर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, और उन्होंने परमिशन हासिल की जहांगीर से कि वो इंग्लिश ट्रेडिंग सेंटर अलग अलग पार्ट्स में इंडिया के इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, सेटल करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। द इंग्लिश इस्टेब्लिश देयर फैक्ट्रीज एट आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा एंड बरूच इन 1619, यानी कि इंग्लिश ने अपनी जो फैक्ट्रीज थी वो कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश की, आगरा में, अहमदाबाद में, बड़ौदा में और बरूच में। 1619 तक ये चारों सेंटर उनके इस्टेब्लिश हो गए। नेक्स्ट पैराग्राफ,
द मुगल वेलकम द इंग्लिश टू काउंटर बैलेंस द प्रीडोमिनेंस ऑफ द पुर्तगीज़। अब मुगल ने जब पुर्तगीज़ ने मना किया था कि आप उनको राइट्स मत दीजिए, किसको, इंग्लिश को, ब्रिटिशर्स को, तो मुगल्स ने ऐसा क्यों किया, यानी कि जहांगीर ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे का ये रीज़न था जिससे कि बैलेंस बना रहे। यानी कि अगर किसी भी मार्केट में केवल एक ही दुकान है, इसको चीज़ को समझिएगा, एक ही शॉप है, तो अगर वो कोई भी प्राइस लगा देगा चीज़ का तो आपको वहीं से लेने पड़ेगी, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो आप किसके अकॉर्डिंग चलोगे? उस शॉपकीपर के अकॉर्डिंग चलोगे या उस दुकान के या उस शॉप के अकॉर्डिंग चलोगे। अगर वहीं पे दो दुकानें हो जाएं और एक की प्राइस हाई है और एक नॉर्मल प्राइस में बेच रहा है या सेल कर रहा है, तो आप सेकंड शॉप पे जाओगे। इससे ये होगा कि कोई भी अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को नहीं चलाएगा, यानी कि जो मोनोपोली होगी, जो एकाधिकार होगा, वो केवल एक के हाथ में नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने किसको आने दिया? इसलिए उन्होंने इंग्लिश को आने दिया यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, जिससे कि एक बैलेंस बना रहे मार्केट में। एंड लेटर ऑफ द डच, और उसके बाद डच को भी परमिशन दी। द ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग द 17th century, basking on the goodwill they enjoyed with the Mughals, secured a profitable trade. ईस्ट इंडिया कंपनी 17th century तक अच्छा खासा व्यापार करने लगी और काफ़ी प्रॉफिटेबल ट्रेड हो रहा था, यानी कि वहाँ पे उनको बहुत सी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। इट्स ऑल्सो ट्रेडेड इन स्पाइसेस, यानी कि वो जो मसाले थे उसमें भी ट्रेड करने लगी, उसमें भी व्यापार करने लगी। द इंग्लिश डेवलप्ड मार्केट इन यूरोप फॉर अ वैरायटी ऑफ इंडियन प्रोड्यूस इंक्लूडिंग इंडिगो, अ ब्लू डाई, एंड दे फाउंड अ बिग डिमांड फॉर हाई क्वालिटी हैंडलूम इंडिया टेक्सटाइल। As consumer economy prospers in Britain after 1660, the demand for Indian fabric such as chintz, calico and muslin also increased rapidly. अब कौन कौन सी चीज़ पे वो व्यापार करते थे इसको समझिएगा। यानी कि वो ब्लू डाई, इंडिगो, जो कि एक बहुत फेमस चीज़ थी, और इसको अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसका रिवॉल्ट भी है एक, ठीक है। तो उस पर वो ट्रेड कर रहे थे, और जितने भी हैंडलूम टेक्सटाइल थे, यानी कि हाथ से बुने हुए कपड़े थे इंडिया के, वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलर हुए। और जितनी भी इंडियन फैब्रिक्स थी, कैलिको, मुस्लिन, इन सब के भी बहुत ही ज़्यादा ट्रेड हो रहा था। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनका वो ट्रेड कर रहे थे, जो व्यापार में जिसको इन लोगों ने शामिल किया था। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक तक कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना डिस्कशन पेज नंबर 11 के 3rd पैराग्राफ से। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।